जय हिंद। यूपीएससी ज्योग्राफी का आज हमारा 6वां लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोस के बारे में। वोल्केनिसिटी का मतलब क्या होता है और वोल्केनोस का मतलब क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनोस के बारे में। वोल्केनोस के कई सारे टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। चौथा हम पढ़ेंगे वोल्केनिक मटेरियल के बारे में। जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से खूब सारा वोल्केनिक मटेरियल निकलता है। इस वोल्केनिक मटेरियल का कंपोजिशन क्या होता है, उस कंपोजिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हमें बात करनी है अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ वोल्केनिसिटी के बारे में। वोल्केनोस की टोपोग्राफी क्या होती है, उनसे कौन से फीचर्स एसोसिएटेड होते हैं, उन फीचर्स के बारे में, उस टोपोग्राफी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस के बारे में, और फाइनली हम पढ़ेंगे अबाउट द हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोस के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे वोल्केनिसिटी एंड वोल्केनोस के बारे में इन डिटेल, लाइन बाय लाइन, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर बाय कंट्रीब्यूटिंग थ्रू QR कोड। तो आप हमें हेल्प भी कर सकते हो, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आप शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में बात की गई है दो टर्म्स के बारे में। कौन कौन से दो टर्म्स हैं? एक टर्म है वोल्केनो और दूसरा टर्म है वोल्केनिसिटी। वोल्केनो और वोल्केनिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो इज अ वेंट, वोल्केनो इज अ ओपनिंग, और एक ऐसी ओपनिंग जो कि यूजुअली सर्कुलर शेप की होती है या फिर नियरली सर्कुलर शेप की होती है। और इस वेंट के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से खूब सारा हीटेड मटेरियल बाहर की तरफ आता है। और ये जो हीटेड मटेरियल होता है, ये बना होता है गैसेस से, ये बना होता है वाटर से, ये बना होता है लिक्विड लावा से, ये बना होता है रॉक फ्रेगमेंट से, रॉक के टुकड़ों से। बहुत सिंपल, वोल्केनो का मतलब क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट, वोल्केनो इज अ ओपनिंग, ऐसी ओपनिंग जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर से खूब सारा हीटेड मटेरियल बाहर की तरफ मूव करता है। और दूसरा टर्म है वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी इज अ ब्रॉड टर्म। वोल्केनिसिटी सभी प्रोसेसेस को कवर करता है, सभी प्रोसेसेस को कवर करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉल्टन मैग्मा है, इसने फॉर्म होने की शुरुआत करी, इस मॉल्टन मैग्मा ने राइज करने की शुरुआत करी, राइज करते करते ये मैग्मा बाहर की तरफ आया, बाहर आने के बाद ये सॉलिडिफाई हुआ, और सॉलिडिफाई होके इससे अल्टीमेटली रॉक्स बने। ये जो सभी प्रोसेसेस हो रही हैं, इन सभी प्रोसेसेस के लिए एक ब्रॉड टर्म कौन सा है? वोल्केनिसिटी। मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो टर्म है वोल्केनो, वो एक पार्ट है वोल्केनिसिटी का। बहुत सिंपल, दो टर्म्स हमने पढ़े। वोल्केनो का मतलब क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट, वोल्केनो इज अ ओपनिंग जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से हीटेड मटेरियल बाहर की तरफ मूव करता है। और दूसरा टर्म हमने पढ़ा वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी इज अ ब्रॉड टर्म जो कि सभी प्रोसेसेस को कवर करता है। अब बात आती है कि वोल्केनोस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखो, हम बात करेंगे वोल्केनोस के टाइप्स के बारे में, लेकिन एक टाइप ऑफ वोल्केनो होते हैं एक्सप्लोजिव टाइप। एक्सप्लोजिव टाइप के वोल्केनोस को सेंट्रल इरप्शन टाइप के वोल्केनोस भी बुलाया जाता है। एक्सप्लोजिव टाइप के जो वोल्केनोस होते हैं वो बेहद ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और उनमें से खूब सारा वोल्केनिक मटेरियल निकलता है। ये जो वोल्केनिक मटेरियल निकलता है, ये एक्यूमुलेट होता है, ये इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। किस फॉर्म में इकट्ठा होता है? कोन्स के फॉर्म में इकट्ठा होता है, और इन्हीं कोन्स को बुलाया जाता है वोल्केनिक कोन्स, इन्हीं कोन्स को बुलाया जाता है वोल्केनिक माउंटेन्स।
इस डायग्राम में, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारा वॉल्केनिक मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो गया है, और ये इकट्ठा हो गया है इन दी फॉर्म ऑफ कोन, और इसी कोन को बुलाया जाता है क्या? वॉल्केनिक कोन। क्या बुलाया जाता है? वॉल्केनिक कोन। फिर एक और टर्म है वॉल्केनिक वेंट या फिर वॉल्केनिक माउथ। वो जगह जहां से ये वॉल्केनिक मटेरियल बाहर निकलता है, बाहर की तरफ आता है, उसे बुलाया जाता है वॉल्केनिक वेंट, उसे बुलाया जाता है वॉल्केनिक माउथ। और ये जो वॉल्केनिक माउथ होता है ये अर्थ के इंटीरियर से एक पाइप से कनेक्टेड होता है, उस पाइप को बुलाया जाता है वॉल्केनिक पाइप। क्या बुलाया जाता है? वॉल्केनिक पाइप। फिर से फिगर को देखो, ये है माउथ जहां से वॉल्केनिक मटेरियल निकल रहा है, और ये माउथ कनेक्टेड है एक पाइप से, और ये जो पाइप है इसी पाइप को बुलाया जाता है क्या? वॉल्केनिक पाइप। क्या बुलाया जाता है? वॉल्केनिक पाइप। एक और टर्म है वॉल्केनिक क्रेटर एंड कल्डेरा। वॉल्केनिक क्रेटर क्या होता है? अगर इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ कुछ ऐसा बना हुआ है। ये है वॉल्केनिक पाइप, ये है माउथ, ये है वेंट, लेकिन इस वेंट पे ये जो गड्ढा सा बन रहा है, ये जो डिप्रेशन सा बन रहा है, इस डिप्रेशन को बुलाया जाता है क्रेटर। डिप्रेशन को क्या बुलाया जाता है? क्रेटर बुलाया जाता है। और यही डिप्रेशन जब थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको बुलाया जाता है कल्डेरा। क्या बुलाया जाता है? कल्डेरा बुलाया जाता है। अब देखो, अगर वॉल्केनिक मटेरियल बहुत आराम से निकल रहा होगा तो ये जो डिप्रेशन होगा ये छोटा सा होगा, और जब ये डिप्रेशन छोटा होगा तो इसको बुलाएंगे क्रेटर। लेकिन जब यही वॉल्केनिक मटेरियल बहुत प्रेशर से बाहर निकल के आएगा, प्रेशर से बाहर निकल के आएगा, बहुत तेजी से बाहर निकल के आएगा, बहुत एक्सप्लोसिव होगा, तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा, वापस गिरेगा, वापस गिरेगा, तो ये जो गड्ढा है ये चौड़ा हो जाएगा। और जब यही डिप्रेशन चौड़ा हो जाता है तो इसको बुला देते हैं हम क्या? कल्डेरा। क्या बुला देते हैं? कल्डेरा बुला देते हैं। इन दोनों टर्म्स को दिमाग में रखना। अच्छा, ये जो वॉल्केनिक मटेरियल निकल रहा है इसमें क्या क्या होता है? इसमें लावा होता है, इसमें वॉल्केनिक डस्ट होती है, इसमें वॉल्केनिक एशेज होती हैं, इसमें फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स होते हैं। वॉल्केनिक मटेरियल्स के बारे में इन डिटेल और पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन को दिमाग में रखो, बिकॉज ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तभी आगे की चीज़ें और इजीली समझ में आएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनोज की बातचीत को। एक्सप्लोजिव टाइप के वॉल्केनोज में बहुत सारा वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है। देखो, कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा उसमें वॉल्केनिक मटेरियल तो निकलता ही है, लेकिन एक्सप्लोजिव टाइप के जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनमें वॉल्केनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। और ये जो वॉल्केनिक मटेरियल होता है ये एक्यूमुलेट होता है इन दी फॉर्म ऑफ कोन्स। इन्हीं कोन्स को बुलाया जाता है वॉल्केनिक कोन, इन्हीं कोन्स को बुलाया जाता है वॉल्केनिक माउंटेन्स, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। वो जगह जहां से वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है उसको बुलाया जाता है वॉल्केनिक वेंट या फिर वॉल्केनिक माउथ। और ये जो वॉल्केनिक माउथ है ये कनेक्टेड होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से एक पाइप के थ्रू। इस पाइप को बुलाया जाता है वॉल्केनिक पाइप। क्या बुलाया जाता है? वॉल्केनिक पाइप। ये जो माउथ है, इस माउथ के ऊपर ये जो डिप्रेशन सा, ये जो गड्ढा सा क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक क्रेटर। और यही डिप्रेशन जब चौड़ा हो जाता है तो उसको बुलाया जाता है कल्डेरा। क्या बुलाया जाता है? कल्डेरा बुलाया जाता है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। और जब हम बात करते हैं वॉल्केनोज के टाइप्स के बारे में तो वॉल्केनोज को दो बेसिस पे डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से दो बेसिस हैं? एक है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, कि इरप्शन का मोड क्या है। तो एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, और दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। दूसरा बेसिस क्या है? पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के बेसिस पे वॉल्केनोज तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं? एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, दूसरे होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज, और तीसरे होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस वॉल्केनोज तीन टाइप के हैं। कौन कौन से तीन टाइप के? एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, दूसरे होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज, और तीसरे होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, वो वॉल्केनोज जो कि एक्टिव हैं, जिनमें अभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको बुलाया जाता है एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज का एग्जांपल क्या है? इटना है, स्ट्रेम्बोली ऑफ मेडिटेरियन है। इनफैक्ट स्ट्रेम्बोली ऑफ मेडिटेरियन को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन बुलाया जाता है।
ये इतना एक्टिव है, इसमें से इतने सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होते रहते हैं कि स्ट्रेम्बोली ऑफ मेडिटेरियन को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बुलाया जाता है। दूसरे होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जो कि अभी शांत हैं, जो कि फिलहाल एकदम क्वाइट हैं, लेकिन कभी भी फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, कभी भी फ्यूचर में इनमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। और तीसरे होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो कि डेड हो चुके हैं, जो कि डोरमेंट हो चुके हैं, जो कि खत्म हो चुके हैं, फ्यूचर में भी उनमें कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के बारे में, तो एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस के बेसिस पे। और पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस के बेसिस पे वॉल्केनोज 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक्टिव वॉल्केनोज, जो कि फिलहाल एक्टिव हैं, जिनमें फिलहाल वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है स्ट्रेम्बोली ऑफ मेडिटेरियन, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बुलाया जाता है। दूसरे होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। ऐसे वॉल्केनोज जो कि फिलहाल शांत हैं, जो कि फिलहाल क्वाइट हैं, लेकिन कभी भी इनमें वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और तीसरे हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ऐसे वॉल्केनोज जो कि डेड हो चुके हैं, जो कि डोरमेंट हो चुके हैं, जिनमें फ्यूचर में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो। और दूसरा बेसिस कौन सा है? दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। इरप्शन का मोड क्या है? और मोड ऑफ इरप्शन के बेसिस पे 2 टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के वॉल्केनोज होते हैं? एक होता है सेंट्रल इरप्शन। एक टाइप कौन सा है? सेंट्रल इरप्शन। और दूसरा होता है फिशर इरप्शन। दूसरा कौन सा है? फिशर इरप्शन। ये जो सेंट्रल इरप्शन होता है, ये होते हैं एक्सप्लोजिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। इनका जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। और क्योंकि एक्सप्लोजिव होते हैं तो ये ऊंचाई तक जाते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे फॉर्म होते हैं। और दूसरे होते हैं फिशर इरप्शंस। फिशर इरप्शंस जो हैं वो एकदम क्वाइट होते हैं, वो शांति से निकलता है। जो लावा होता है वो शांति से निकलता है, शांति से बहता है, ऊंचाई में नहीं जाएगा, लेकिन हाँ लंबे चौड़े एरिया में स्प्रेड हो जाता है, लंबे चौड़े एरिया में फैल जाता है। तो जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, तो 2 टाइप के वॉल्केनोज हैं। एक कौन सा है? सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन वाले जो वॉल्केनोज होते हैं वो एक्सप्लोजिव होते हैं इन नेचर, इनका लावा बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है। और दूसरे होते हैं फिशर इरप्शंस। फिशर इरप्शंस जो हैं वो एकदम क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, आराम से लावा निकलता है, एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, जान माल की हानि नहीं होती है इसमें, लेकिन ये जो लावा है ये दूर दूर तक स्प्रेड होता है, ऊंचाई में नहीं जाता है। अगर बात करें सेंट्रल इरप्शंस के बारे में, तो सेंट्रल इरप्शंस में भी कई सारे टाइप के वॉल्केनोज हैं। कौन कौन से? हवाईयन टाइप, स्ट्रेम्बोलियन टाइप, वल्केनियन टाइप, पीलियन टाइप और वेसुवियस टाइप। सेंट्रल इरप्शन जो कि एक्सप्लोजिव इरोजन्स होते हैं वॉल्केनोज के, उनमें कई सारे टाइप के वॉल्केनोज हैं। कौन कौन से? हवाईयन टाइप, स्ट्रेम्बोलियन टाइप, वल्केनियन टाइप, पीलियन टाइप और वेसुवियस टाइप। ये जो सारे टाइप्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को देख लेते हैं। देखो, इस इमेज को देखते जाओ और चीज़ों को कनेक्ट करते जाओ। पहला वाला जो इमेज है वो है हवाईयन टाइप का। हवाईयन टाइप के ये जो इरप्शंस होते हैं ये एकदम शांति से होते हैं। इनका जो लावा होता है वो बेहद कम विस्कस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। देखो, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इरप्शन के बारे में। सेंट्रल इरप्शन में जो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं वो होते तो एक्सप्लोजिव ही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो 5 टाइप जिनके बारे में अभी हमने बात की है, उनमें से सबसे शांत होता है हवाईयन टाइप वाला वॉल्केनिक इरप्शन, और ये देखने को मिलता है हवाई आइलैंड्स में। फिर दूसरे होते हैं स्ट्रेम्बोलियन टाइप। ये जो स्ट्रेम्बोलियन टाइप वाले होते हैं, इनकी इंटेंसिटी मॉडरेट होती है, हवाईयन टाइप वाले से थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी होती है इनकी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? स्ट्रेम्बोली वॉल्केनो इन द मेडिटेरियन, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बुलाया जाता है। फिर तीसरे होते हैं वल्केनियन टाइप वाले, और ये जो वल्केनियन टाइप वाले होते हैं इनकी इंटेंसिटी और थोड़ी ज़्यादा होती है, इनका फोर्स और थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सा है? लिपारी आइलैंड वॉल्केनो, ये भी कहाँ पर है? मेडिटेरियन में है। फिर चौथा टाइप कौन सा है? चौथा टाइप है पीलियन टाइप।
पिलियन टाइप जो होते हैं वो बेहद वायलेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। एक माउंट पीली इरप्शन हुआ था 1902 में, और इस इरप्शन के दौरान पूरा का पूरा टाउन वॉश आउट हो गया था, और वहीं से इनका नाम पड़ा पिलियन टाइप। और फिर अगर पांचवें की बात करें तो पांचवें होते हैं विशुवियस टाइप। ये जो विशुवियस टाइप के इरप्शंस होते हैं वो एक्सट्रीमली वायलेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। हमने बात की है सेंट्रल इरप्शंस के बारे में। ये जो सेंट्रल इरप्शंस होते हैं ये इन जनरल एक्सप्लोजिव होते हैं, ये इन जनरल डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन इनमें 5 टाइप्स हैं। एक हवाईयन टाइप है, एक स्ट्रम्बोलियन टाइप है, एक वल्केनियन टाइप है, एक पिलियन टाइप है और एक विशुवियस टाइप है। इन टाइप्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया, और डिफरेंस क्या है, इंटेंसिटी का है। सबसे कम इंटेंसिटी होती है हवाईयन टाइप की और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है पिलियन टाइप की और विशुवियस टाइप की। तो इंटेंसिटी का डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा फिशर इरप्शंस होते हैं जो कि एकदम क्वाइटली अकर होते हैं, मतलब इनमें एक्सप्लोजन होता ही नहीं है, आराम आराम से जो लावा है वो निकलता रहता है। जैसे कोई लंबा चौड़ा फ्रैक्चर है या कोई लंबा चौड़ा फॉल्ट है या कोई लंबा चौड़ा फिशर है, उसमें से धीरे धीरे लावा निकलता रहेगा और ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड होता रहेगा, और इस स्प्रेड की वजह से लावा प्लेट्यूज वगैरह बन जाते हैं। इस स्प्रेड की वजह से लावा प्लेन्स वगैरह बन जाते हैं, लावा फ्लो होगा, मड फ्लो होगा, फ्यूमरोल्स होंगे। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फिशर टाइप का इरप्शन का रिजल्ट है। एक और एग्जांपल इसका लाकी फिशर, कहाँ पे, आइसलैंड में है। कब हुआ था ये, 1783 में हुआ था। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज हैं ये आपको ढंग से समझ में आए होंगे। इस डायग्राम को देखो, इन चीज़ों को देखो और एक बार में इन चीज़ों को दिमाग में बिठाओ। फिर बात आती है वॉल्केनिक मटीरियल्स के बारे में, और ये जो वॉल्केनिक मटीरियल्स हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, कभी पूछे जा सकते हैं। जब भी कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से खूब सारा वॉल्केनिक मटीरियल निकलता है। ये वॉल्केनिक मटीरियल जो निकलता है इसमें क्या क्या होता है, एक तो इसमें खूब सारा वेपर निकलता है और गैसेस निकलती हैं। खूब सारा वेपर निकलेगा, खूब सारी गैसेस निकलेंगी। अच्छा, जितनी भी टोटल गैसेस निकलती हैं उसमें से लगभग 60% जो है वो स्टीम होता है या वेपर होता है, लगभग 60% जो होता है वो वेपर होता है, और बचा कुचा जो 40% होता है वो होती हैं गैसेस। और गैसेस कौन कौन सी निकलती हैं इसको थोड़ा दिमाग में रखना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। इन गैसेस को थोड़ा दिमाग में रखना बिकॉज पूछी जा सकती हैं। हालांकि गैसेस तो और भी निकलती हैं, लेकिन प्राइमरीली जो गैसेस निकलती हैं किसी वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान वो कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और आप देख पा रहे होंगे कि ये हार्मफुल गैसेस हैं। गैसेस के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह भी निकलता है, वोलेटाइल क्लोराइड्स निकलते हैं आयरन के, पोटेशियम वगैरह के, तो और भी बहुत सारा मिक्स्ड मटेरियल निकलता है। लेकिन हाँ, प्राइमरीली वेपर्स निकलते हैं और गैसेस निकलती हैं। दूसरा, वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान खूब सारा मैग्मा और लावा निकलता है। मैग्मा और लावा तो प्राइमरी वॉल्केनिक मटेरियल है, और ये जो मैग्मा है, ये जो लावा है, इसको भी वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे एसिडिक मैग्मा होता है। एसिडिक मैग्मा वो मैग्मा होता है जिसमें सिलिका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिलिका का परसेंटेज जिस मैग्मा में बहुत ज़्यादा हाई होता है वो होता है एसिडिक मैग्मा। दूसरा होता है बेसिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा वो मैग्मा होता है जिसमें सिलिका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होता है। सिलिका का परसेंटेज जिस मैग्मा में बहुत ज़्यादा कम होता है वो होता है बेसिक मैग्मा। जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसको बुलाया जाता है लावा। एक होता है फेल्सिक लावा। फेल्सिक लावा जो होता है वो लाइट होता है इन कलर, और दूसरा होता है मेफिक लावा। मेफिक लावा जो होता है वो डार्क होता है इन कलर। मेफिक लावा को बसाल्टिक लावा भी बुलाया जाता है। मेफिक लावा को बसाल्टिक लावा भी बुलाया जाता है। और ये जो मेफिक लावा है ये सबसे हॉटेस्ट लावा होता है, सबसे गर्म लावा होता है, और सबसे ज़्यादा फ्लूइड लावा होता है। सबसे ज़्यादा फ्लूइड लावा होता है। वॉल्केनिक मटेरियल में एक तो वेपर्स निकलते हैं, दूसरा गैसेस निकलती हैं, फिर मैग्मा और लावा निकलता है, और तीसरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, खूब सारी ऐश निकलती है।
ऐश को बुलाया जाता है टेपेरा। क्या बुलाया जाता है? टेपेरा बुलाया जाता है। और बहुत सारी डस्ट निकलती है, जैसे वॉल्केनिक डस्ट निकलेगी। वॉल्केनिक डस्ट जो है वो एकदम फाइन पार्टिकल्स की होती है। वॉल्केनिक ऐश निकलेगी। वॉल्केनिक ऐश के जो पार्टिकल्स हैं वो लगभग 2 mm के होते हैं। फिर लापिली निकलेंगे, ये भी वॉल्केनिक ऐश है, लेकिन जो पार्टिकल का साइज है वो मटर के दाने के बराबर है। और वॉल्केनिक बॉम्ब्स निकलते हैं। वॉल्केनिक बॉम्ब्स में जो पार्टिकल का साइज है वो मोर देन 6 सेंटीमीटर होता है। तो वॉल्केनिक मटेरियल्स की अगर बात करें तो वेपर निकलता है, गैसेस निकलती हैं। गैसेस प्राइमरीली कौन सी निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। दूसरा मैग्मा और लावा निकलता है। एसिडिक मैग्मा वो मैग्मा होता है जिसमें सिलिका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। बेसिक मैग्मा वो मैग्मा होता है जिसमें सिलिका का परसेंटेज बहुत कम होता है। फेल्सिक लावा होता है जो कि लाइट इन कलर होता है। मेफिक लावा होता है जो कि डार्क इन कलर होता है। मेफिक लावा को बसाल्टिक लावा भी बुलाया जाता है। और ये जो मेफिक लावा होता है ये हॉटेस्ट लावा होता है और सबसे ज़्यादा फ्लूइड लावा होता है। तीसरा निकलते हैं पायरोक्लास्टिक मटीरियल। पायरोक्लास्टिक मटीरियल में ऐश निकलती है, वॉल्केनिक डस्ट निकलती है, वॉल्केनिक ऐश निकलती है, लापिली निकलते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब्स निकलते हैं। तो इस वॉल्केनिक मटीरियल को भी थोड़ा दिमाग में रखना। अब बात आती है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसके साथ में टोपोग्राफी कौन सी एसोसिएटेड होती है, उसके साथ में फीचर्स कौन से एसोसिएटेड होते हैं। एक बात तो ये कि ये जो वॉल्केनिक टोपोग्राफी है ये 2 तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी और दूसरी हो सकती है इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। देखो, जब लावा बाहर आ जाता है और बाहर आके सॉलिडिफाई होता है तो जो फीचर्स बनते हैं उनको बुलाया जाता है एक्सट्रूसिव। और जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो फीचर्स बनते हैं अर्थ के अंदर उनको बोलते हैं इंट्रूसिव। तो एक तो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी होती है और दूसरी इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी होती है। अच्छा, ये जो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी है इसमें भी जो वॉल्केनोज हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं एक्सप्लोजिव टाइप वाले इरप्शंस, ऐसे इरप्शंस जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। और एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शंस की वजह से एलिवेटेड फॉर्म्स बन सकते हैं, उठे हुए फॉर्म्स बन सकते हैं, उठे हुए फीचर्स बन सकते हैं, जैसे वॉल्केनिक कोन्स बन सकते हैं। और दूसरे डिप्रेस्ड फॉर्म्स बन सकते हैं, जैसे गड्ढे वगैरह, डिप्रेशंस वगैरह बन सकते हैं, जैसे क्रेटर्स बन सकते हैं, जैसे कल्डेरास बन सकते हैं। अभी हमने बात की है क्रेटर्स और कल्डेरास के बारे में, वॉल्केनिक कोन्स के बारे में, तो आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शंस की वजह से एलिवेटेड फॉर्म्स बन सकते हैं और डिप्रेस्ड फॉर्म्स बन सकते हैं। दूसरा फिशर टाइप ऑफ इरप्शंस हो सकते हैं। फिशर टाइप ऑफ इरप्शंस मतलब जो कि बहुत क्वाइटली होते हैं, जो कि बहुत आराम आराम से इरप्शंस होते हैं, जो कि एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं। इन फिशर टाइप ऑफ इरप्शंस की वजह से लावा प्लेट्यूज बन सकते हैं, लावा डोम्स बन सकते हैं, लावा प्लेन्स बन सकते हैं। तो अगर बात की जाए एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी के बारे में, तो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी में एक तो एक्सप्लोजिव टाइप के इरप्शंस हो सकते हैं जिनके थ्रू एलिवेटेड फॉर्म्स या डिप्रेस्ड फॉर्म्स बन सकते हैं। दूसरा फिशर टाइप के इरप्शंस हो सकते हैं जिनके थ्रू लावा प्लेट्यूज, लावा प्लेन्स वगैरह बन सकते हैं। और दूसरा बन सकते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी वाले फीचर्स, और इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। जैसे डोम्स होते हैं, जैसे बैथोलिथ्स होते हैं, जैसे लैकोलिथ्स होते हैं, जैसे फैकोलिथ्स होते हैं, जैसे लेपोलिथ्स होते हैं, जैसे सिल्स होते हैं, जैसे डाइक्स होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप ज्योग्राफी के सेशंस को फॉलो कर रहे हो तो इन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। एक बार फिर से डायग्राम में मोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे ये रहा बैथोलिथ, बैथोलिथ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। डाइक ये रहा, डाइक यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकोलिथ ये रहा, लेकोलिथ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सिल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सारे जितने भी इंट्रूसिव वाले हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। एक्सट्रूसिव की अगर बात करें तो एक होता है सिंडर या फिर ऐश कोन। सिंडर या फिर ऐश कोन डायग्राम में देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो सिंडर्स होते हैं या ऐश कोन्स होते हैं ये लो हाइट के कोन्स होते हैं, मतलब इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लो हाइट के होते हैं सिंडर कोन्स या फिर ऐश कोन्स। दूसरे होते हैं कंपोजिट कोन्स। कंपोजिट कोन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंपोजिट वॉल्केनो, कंपोजिट कोन्स। ये जो कंपोजिट कोन्स होते हैं ये सबसे हाईएस्ट होते हैं इन ऑल दी वॉल्केनोज। वॉल्केनोज में सबसे हाईएस्ट होते हैं कंपोजिट कोन्स। और ये जो कंपोजिट कोन्स हैं
इनको स्ट्रेटोकोन्स भी बुलाया जाता है। स्ट्रेटोकोन्स क्यों बुलाया जाता है इनको? बिकॉज इनमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। लेयर्स क्यों देखने को मिलती हैं भाई? एक बार लावा बाहर निकल के आ गया, सॉलिडिफाई हुआ, दोबारा निकल के आ गया तो दूसरी लेयर बन गई, सॉलिडिफाई हो गया, तीसरी बार निकल के आ गया तो तीसरी लेयर बन गई, सॉलिडिफाई हो गया। इसकी वजह से इनकी हाइट भी ऊंची होती जाती है और ये जो है इनमें लेयर्स भी देखने को मिलती हैं, तो इनको स्ट्रेटोकोन्स बुलाया जाता है। तो कंपोजिट कोन्स जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं इन दी ऑल वॉल्केनोज और उनको स्ट्रेटोकोन्स बुलाया जाता है बिकॉज उनमें लेयर्स होती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है माउंट फुजियामा ऑफ जापान। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर एक पैरासाइट कोन्स होते हैं। पैरासाइट कोन्स का मतलब क्या है? ये तीसरे वाला इमेज देखो। एक होता है सेंट्रल पाइप। इस सेंट्रल पाइप में से और बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स निकल जाते हैं और ये जो और बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स निकल रहे हैं, इन पाइप्स पे और बहुत छोटे छोटे कोन्स बनने की शुरुआत हो जाती है, उनको बुलाया जाता है पैरासाइट कोन्स। जैसे तीसरी वाली इमेज में देखो, ये तो है मेन पाइप, ये है मेन पाइप। इस मेन पाइप में से एक ये सब पाइप निकल गया, एक और ये छोटा 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 पाइप निकल गया और इन पाइप्स के ऊपर ये छोटे छोटे कोन्स बने हुए हैं। इन छोटे छोटे कोन्स को बुलाया जाता है पैरासाइट कोन्स। क्या बुलाया जाता है? पैरासाइट कोन्स बुलाया जाता है। फिर एक होता है लावा डोम्स। लावा डोम्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, लावा डोम से पहले इस चौथे वाले इमेज को देखो। ये जो चौथा वाला इमेज है इसको आप बुला सकते हो शील्ड वॉल्केनो। क्या बुला सकते हो? शील्ड वॉल्केनो बुला सकते हो। शील्ड वॉल्केनो बेसिकली क्या होता है? शील्ड वॉल्केनोज होते हैं वो जिनमें बसाल्ट होता है, जिनमें बसाल्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होते हैं, जो कि एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, बहुत क्वाइटली इरप्ट होते हैं, बहुत क्वाइटली निकलते हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो क्वाइट वाले इरप्शंस होते हैं, जो कि फिशर टाइप के इरप्शंस होते हैं, वो ऊंचाई में ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन सरफेस एरिया इनका बहुत लंबा चौड़ा होगा, बहुत लंबे चौड़े एरिया में ये फैलते हैं। जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू, अब वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में, बिकॉज वो फिशर टाइप के इरप्शन की वजह से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। और ये जो पांचवे वाला इमेज है इसको आप बोल सकते हो कंपोजिट वॉल्केनो। क्या बोल सकते हो? कंपोजिट वॉल्केनो बोल सकते हो। कंपोजिट वॉल्केनो वो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, जो कि एकदम से निकलते हैं, सडनली निकलते हैं और इनमें वॉल्केनिक मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि वॉल्केनिक मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचाई पे फॉर्म होता है। देख रहे हैं ना अपन कि कंपोजिट कोन्स जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं ऑफ ऑल दी कोन्स। तो जो कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और ये जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? शील्ड वॉल्केनोज जो हैं वो क्वाइटली इरप्ट होते हैं, उनमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, और ये जो कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं ये एकदम से इरप्ट होते हैं, इनमें वॉल्केनिक मटेरियल ज़्यादा होता है। अब लावा डोम क्या होता है? ये जो शील्ड कोन होता है, ये जो शील्ड वॉल्केनो होता है, उससे अगर थोड़ा सा और बड़ा डोम बन रहा है, थोड़ा सा और चौड़ा डोम बन रहा है, तो उसको बोल देते हैं लावा डोम। क्या बोल देते हैं? लावा डोम बोल देते हैं। और फिर होते हैं लावा प्लग्स। लावा प्लग्स क्या होते हैं? ये देखो छठवें वाला इमेज देखो। होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई मैग्मा था जो कि अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो गया था और इसके चारों इर्द गिर्द सॉइल थी, इसके चारों इर्द गिर्द अर्थ थी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इर्द गिर्द वाली अर्थ है ये इरोड हो गई, इसकी वेदरिंग हो गई, ये हट गई और अब सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बुलाया जाता है लावा प्लग। क्या बुलाया जाता है? लावा प्लग। और ये कब पॉसिबल है? जब वॉल्केनो पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है। भाई अगर एक्टिव वॉल्केनो है तो उसमें से तो निकलता ही रहेगा लावा, उसमें से तो निकलता ही रहेगा मैग्मा। लेकिन अगर वॉल्केनो डेड हो गया है, डोरमेंट हो गया है, तो अब स्थिति ये आ गई है कि वॉल्केनो स्टेबल है, उसमें से कोई भी इरप्शन नहीं हो रहा है, इर्द गिर्द आसपास की जितनी भी जमीन है वो इरोड हो रही है, इरोड होते होते सिर्फ ये एक जो जमा हुआ सॉलिडिफाइड मैग्मा है वो बच गया है। इसी को हम क्या बुला रहे हैं? लावा प्लग्स बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? लावा प्लग्स बुला रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आना चाहिए। लावा प्लेट्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, लावा मीसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। मीसा क्या होता है? टेबल टॉप जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोल देते हैं मीसा। तो ये लावा का बना हुआ मीसा है, ये लावा प्लेट्यू है, मतलब लंबा चौड़ा एरिया है। ये इमेज देखो, इसमें दो चार चीजें आपको दिख जाएंगी। क्रेटर क्या होता है? अभी हमने बात की, इमेज 1 में आपको क्रेटर दिख भी रहा होगा। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर डिप्रेशन होता है एट द माउथ। बेसिकली जिस जगह से लावा इरप्ट हो रहा होता है उसको बोलते हैं माउथ।
जिस जगह से वॉल्केनिक मटेरियल बाहर निकल के आ रहा होता है उसको बोलते हैं क्या, माउथ। इस माउथ पे जो डिप्रेशन सा क्रिएट होता है, इस डिप्रेशन को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। अच्छा, इसी क्रेटर में अगर पानी बढ़ जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसको बोल देंगे क्रेटर लेक। क्या बोल देंगे, क्रेटर लेक। और जब यही क्रेटर थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जब यही क्रेटर का साइज बड़ा हो जाता है तो उसको बोल देते हैं कल्डेरा। क्या बोल देते हैं, कल्डेरा। और कल्डेरा कब फॉर्म होगा, अभी हमने बात की है, तब फॉर्म होगा जब वॉल्केनिक मटेरियल जो है वो बहुत एक्सप्लोजिव है, बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर के साथ में बाहर निकल के आया और फिर एकदम से ऊपर से नीचे गिरा तो ये जो गड्ढा है ये थोड़ा और चौड़ा हो गया, और जब यही गड्ढा और चौड़ा हो जाता है तो उसको बोल देते हैं कल्डेरा। अच्छा, ये जो कल्डेरा है इसमें एक और अगर कल्डेरा बन जाए तो उसको बोल देते हैं नेस्टेड कल्डेरा। 2-3 टर्म्स। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर इज द डिप्रेशन एट द माउथ ऑफ वॉल्केनिक वेंट। जब इसी क्रेटर में पानी बढ़ जाता है तो उसको बोल देते हैं क्रेटर लेक। और फिर यही क्रेटर जब बड़ा हो जाता है तो उसको बोल देते हैं कल्डेरा। और कल्डेरा के अंदर एक और कल्डेरा बन जाए तो उसको बोल देते हैं नेस्टेड कल्डेरा। क्या बोल देते हैं, नेस्टेड कल्डेरा। ये टोपोग्राफी है वॉल्केनोज की। होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड किस तरीके से है। देखो, एक बात तो ये कि जब हम बात करते हैं वॉल्केनोज के बारे में तो ये जो वॉल्केनोज हैं ये दुनिया भर में एसोसिएटेड हैं विद द वीकर जोन्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो वीकर जोन्स हैं, जहाँ पे प्लेट मार्जिन्स वगैरह हैं, वहाँ पे यूजुअली वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। दुनिया भर में जो 15% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो देखने को मिलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के ऊपर। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मतलब ऐसी बाउंड्रीज जो कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के ऊपर दुनिया भर के 15% एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं और दुनिया भर के 80% एक्टिव वॉल्केनोज कन्वर्जेंट बाउंड्री के ऊपर देखने को मिलते हैं। ऐसी बाउंड्री के ऊपर देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे के पास आ रही होती है। तो ये छोटा सा फैक्ट है, इस फैक्ट को ध्यान में रखना कि 15% दुनिया भर के जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो डाइवर्जेंट बाउंड्री के ऊपर देखने को मिलते हैं और 80% दुनिया भर के जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्री के ऊपर देखने को मिलते हैं। बड़ा सवाल क्या है कि वर्ल्ड वाइड वॉल्केनोज की बेल्ट कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बेल्ट है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। कौन सी बेल्ट है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये देखो, इसको फॉलो करो। ये जो है ये है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो है ये है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। कौन सी बेल्ट है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और अगर आपने प्लेट्स वाला सेशन देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट का कॉलिजन है। अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट के कॉलिजन पे बन रही है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है इसी को बुलाया जाता है फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। क्या बुलाया जाता है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। या इसी सर्कम पैसिफिक बेल्ट को बुलाया जाता है वॉल्केनिक जोन्स ऑफ कन्वर्जेंट ओशनिक प्लेट मार्जिन्स। भाई पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है तो ओशनिक प्लेट मार्जिन्स के ऊपर ये सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इसको बुलाया जाता है वॉल्केनिक जोन्स ऑफ कन्वर्जेंट ओशनिक प्लेट मार्जिन्स। सर्कम पैसिफिक बेल्ट अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट के कॉलिजन की वजह से बनती है। इसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है। इसको वॉल्केनिक जोन्स ऑफ कन्वर्जेंट ओशनिक प्लेट मार्जिन्स भी कहा जाता है। इस सर्कम पैसिफिक बेल्ट में दुनिया भर के हाईएस्ट वॉल्केनिक कोन्स देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कोटोपैक्सी यहाँ पे देखो, ये रहा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन। कोटोपैक्सी जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। तो पहली बेल्ट कौन सी है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। दूसरी बेल्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। कौन सी बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को वॉल्केनिक जोन्स ऑफ कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन भी बुलाया जाता है। भाई कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन है तो इसका नाम पड़ गया वॉल्केनिक जोन्स ऑफ कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन्स। लेकिन ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है ये कंटिन्यूस बेल्ट नहीं है, मतलब इस पूरी बेल्ट में वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे स्ट्रेम्बोली का एग्जाम्पल बार बार आया ही है, जैसे इटना, जैसे विशुवियस। ये वो जगह हैं जहां पे खूब सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है इस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। तीसरी है मिड अटलांटिक बेल्ट।
मिड एटलांटिक बेल्ट बेसिकली जो है वो मिड एटलांटिक रिज के साथ में है और यहाँ पे फिशर टाइप का इरप्शन होता है, मतलब लावा जो है वो बहुत धीमे धीमे निकलता है, बहुत आराम आराम से निकलता है। और इस मिड एटलांटिक बेल्ट में आइसलैंड जो है वो सबसे एक्टिव वॉल्केनिक एरिया है। पहली बेल्ट कौन सी है? सरकम पैसिफिक बेल्ट। दूसरी कौन सी है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और तीसरी कौन सी है? मिड एटलांटिक बेल्ट। और फिर इसके अलावा इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज होते हैं, मतलब स्कैटर्ड वॉल्केनोज, कि कहीं कहीं कॉन्टिनेंट के किसी किसी हिस्से में कभी कभी वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, उनको बोल देते हैं हम इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज। होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। टर्म्स कौन कौन से हैं? एक टर्म आपने सुना होगा गीजर, या फिर एक टर्म फॉर श्योर आपने सुना होगा हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये गीजर्स क्या होते हैं? गीजर्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। गीजर्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिनमें से हॉट वाटर और वेपर टाइम टाइम पे निकलता रहता है। गीजर्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिनमें से हॉट वाटर और वेपर टाइम टाइम पे निकलता रहता है। बेसिकली अर्थ के अंदर जो हीट है वो हीट निकलती है और उस हीट के निकलने की वजह से जो ऊपर पानी होता है, जो वाटर होता है, वो पानी गर्म होकर वेपर के फॉर्म में निकलने की शुरुआत कर देता है। एक तरीके से ये जो गीजर्स हैं ये माइनर फॉर्म है वल्केनिसिटी का। और ये जो गीजर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पूल टाइप के गीजर, मतलब खूब लंबा चौड़ा गीजर है, और एक होते हैं नोजल टाइप के गीजर, मतलब कोई छोटा सा ओपनिंग है और उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं। तो गीजर्स क्या होते हैं? गीजर्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिनमें से टाइम टाइम पे हॉट वाटर और वेपर निकलता रहता है। फिर एक टर्म है फ्यूम रोल्स। फ्यूम रोल्स का मतलब क्या है? फ्यूम रोल्स ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, ऐसे वेंट्स होते हैं जिनमें से गैसेस निकलती हैं, जिनमें से वाटर वेपर निकलता है। और ये जो गैसेस निकलती हैं, जो वेपर निकलता है, ये निकलता है तब जब वॉल्केनिक मटेरियल निकल लिया होता है, वॉल्केनिक मटेरियल निकल के खत्म हो गया होता है। देखो दोनों में फर्क है। जब हम बात करते हैं गीजर्स के बारे में, तो गीजर्स में वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं, लेकिन हाँ अर्थ के अंदर से हीट आ रही होती है। उस हीट की वजह से हॉट वाटर देखने को मिलता है, हॉट वेपर देखने को मिलता है, वेपर रिलीज होता है। लेकिन फ्यूम रोल्स का मतलब क्या है? फ्यूम रोल्स वहां पे होते हैं जहां पे पहले कभी वॉल्केनिक मटेरियल का इरप्शन हुआ, अब वो वॉल्केनिक मटेरियल निकलना बंद हो गया है। अब क्या निकल रही है वहां से? अब वहां से गैसेस निकल रही हैं, अब वहां से वाटर वेपर निकल रहा है। बेसिकली ये जो फ्यूम रोल्स होते हैं दे आर लास्ट साइंस ऑफ एक्टिवनेस ऑफ वॉल्केनोज, कि अब वॉल्केनो का एकदम एंड है, खत्म होने वाला है वॉल्केनो, अब गैसेस और वाटर वेपर निकल रहा है, उनको बोल देते हैं फ्यूम रोल्स। अब सवाल आता है कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं इनके नुकसान क्या हो सकते हैं, और ये जो हजार्डस इफेक्ट्स हैं इनको तो आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो जब भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, जान माल की हानि देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होता है, वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होता है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती हैं, खूब सारा नुकसान होता है, हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। बिकॉज जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस भी बाहर आती हैं, उसकी वजह से हेल्थ को भी नुकसान होता है। एसिड रेन्स का क्रिएशन होता है, बिकॉज सल्फर वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह खूब सारी रिलीज होती है, तो एसिड रेन्स जो हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एसिड रेन्स देखने को मिलती हैं। जब भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उससे पहले या उसके बाद में सीस्मिक सुनामी वेव्स भी देखने को मिलती हैं, तो सीस्मिक एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं। फिर किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ भी चेंज होता है, एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, बिकॉज नए गैसेस ऐड हो गए हैं, कुछ ऐसे गैसेस ऐड हो गए हैं जो कि हार्मफुल हैं, तो उसकी वजह से जो रेडिएशन का बैलेंस होता है अर्थ का और जो एटमॉस्फेयर का, वो भी चेंज होता है। क्लाइमेट चेंजेस भी अकर हो सकते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। जैसे डायनासोर्स के मामले में आमतौर पर कहा जाता है कि डायनासोर्स जब एक्सटिंक्ट हुए वो दौर ऐसा था जब बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी। तो ये हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। शील्ड वॉल्केनोज के बारे में हमने बात करी ली। ये बसाल्टिक होते हैं, ये लंबे चौड़े सरफेस एरिया पे फैले हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हवाईयन वॉल्केनो। और कंपोजिट वॉल्केनोज क्या होते हैं? ये एक्सप्लोजिव होते हैं। इनका जो लावा होता है वो बहुत विस्कस होता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, इनमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन है, सारी चीज़ें डिटेल में हमने कवर की हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।